और सिर्फ मार्क्स लेने के बेसिस पे आपके बात करती हूँ। ज्योमेट्री में आपके पास गिन चुनकर 2 चैप्टर्स हैं, and those 2 chapters are triangles and circles। और कोई चैप्टर नहीं है ज्योमेट्री का जो बाकी छुटपुट है वो कैलकुलेशन वाले हैं, लेकिन वो प्रूव करने वाले डायग्राम के साथ ए बी इक्वल टू बी सी करने वाले वो सिर्फ 2 हैं। और ट्रायंगल्स भी इस बात का बहुत ही ज्यादा इजी है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। 2 चीजें लगनी है आपसे 2 साल पहले, जब हमारे चैप्टर में होता था पाइथागोरस थ्योरम, तब होता था दिमाग खराब, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे और डिफिकल्ट भी थे। जब ये चैप्टर में से ये चीज हट गई, सिर्फ आपके पास 2 एक्सरसाइजेस हैं, आपकी ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा इजी हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सर्कल्स। मैनी क्लास अक्टूबर के बाद ही होता है और बहुत इजी है, जितना लास्ट ईयर सिर्फ आया ना सर्कल्स में उतना इजी इस बार होगा। सिर्फ गिनकर 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसके बाद थोड़े बहुत एक्स्ट्राज मैं करवाऊंगी, खत्म। समझ में आ गया? ज्योमेट्री के सर्कल के हार्डली 50 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर खींच ले 50 क्वेश्चन उन्हीं में से आता है, राइट। ज्योमेट्री में सबसे पहला हमारे पास आता है सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो आती है व्हाट आर सिमिलर फिगर्स, है ना। अच्छा, मैंने ये वाला बोर्ड आपको क्यों दिखाया, मैं अपना लैपटॉप ही आपके यहाँ फेस भर कर दूं तो अभी तो आपको दिखेगा, छोटा हो जाएगा स्क्रीन। और यहाँ क्या है, स्क्रीन क्या होगी, बड़ी। इससे भी बड़ा लगाऊंगी तो प्रोजेक्ट क्या होगा, बड़ा। वही सेम चीज है, अगर मैं इसे जूम इन कर देती हूँ छोटा हो गया, वही सेम चीज, राइट। और अगर मैं इसको सॉरी जूम आउट करती हूँ छोटा हो गया, और ये जूम इन किया तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आ गई बात? ये तो सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, ये जूम इन जूम आउट ही है। सिमिलैरिटी इज नथिंग, उसी सेम चीज की डायमेंशन को बढ़ा दो, उसी सेम चीज की डायमेंशन को कम कर दो। लेकिन फर्क क्या होगा, एक चीज कम नहीं हो रही, जब मैं इसको छोटा कर रही हूँ ना तो ओवरऑल पूरी स्क्रीन छोटी हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको और छोटा कर रही हूँ तो ओवरऑल पूरी स्क्रीन छोटी हो रही है। ये नहीं कि हमने सिर्फ लिखा हुआ छोटा किया बाकी सब बड़े हैं, आपके ये बॉक्सेस सभी छोटे हुए, ये वाला भी बॉक्स छोटा हुआ है और ये वाला भी। और कल मैं इसको अगर बड़ा कर रही हूँ तो वो सब बड़े होकर प्रोपोर्शनेटली आगे आगे बड़े हो रहे हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सिमिलर फिगर्स, फिगर्स सिर्फ साइज में चेंज हुई है, फिगर्स वेरी इन साइज, फिगर्स वेरी इन साइज। एंड जो साइज वेरिएशन है वो हर एक साइड पर है, प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो 2 चीज हम करेंगे, व्हाट आर सिमिलर फिगर्स, व्हाट आर सिमिलर फिगर्स, डिफरेंट साइजेस, सेम फिगर विद डिफरेंट साइजेस, ठीक है। लिखो, सेम फिगर बट डिफरेंट साइज। जैसे आप अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवाते हो, पासपोर्ट साइज, वो कितना सा बनकर आता है, इतना। दूर से भी कोई दिखाएगा शक्ल समझ में आती है ना। अगर मेरे फेस की प्रोपोर्शन में मेरी आईज की जो डायमेंशन है, पासपोर्ट साइज में भी फेस की और आईज की डायमेंशन में रेशियो वही रहेगा, ठीक है। अगर चश्मा लगाया हुआ है मैंने तो फोटोग्राफ में भी चश्मा लगा हुआ आएगा और उतना ही आएगा, ये नहीं कि वो बड़ा हो गया फेस छोटा हो गया। हमारे फेस के प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से फोटोग्राफ भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। समझ में आ गया? अब क्या होता है, फिगर्स बनती है, जैसे वैक्स म्यूजियम है उसमें आपका स्टैचू बनता है तो वो एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाते हैं, ठीक है, राइट। तो जब हमने अपना स्टैचू बनवाया है एग्जैक्ट के साथ कि आपको खड़ा किया, डायमेंशन आपकी हाइट और उसकी हाइट बिल्कुल सेम है, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ में आई? जब हमने एक के ऊपर एक चीज को प्लेस कर दिया, दोनों में कोई डिस्टिंक्शन हम नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट व्हेन आई टॉक ऑफ सिमिलर फिगर्स, साइज में वेरिएशन है। समझ में आ गया? कोई पोस्टर लगाता है एक सिमिलर फिगर, किसी सेलिब्रिटी का या किसी भी फेस का, हमने पोस्टर लगाया, उसी की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले ली, उसी की हमने 4:6 फोटोग्राफ ले ली, तो देन वी से ऑल आर सिमिलर फिगर्स।
ऑफ सेम फिगर डिफरेंट साइज, और जो साइज भी है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ रेक्टेंगल, सबसे आसान है, अगर मैं रेक्टेंगल लेती हूँ, ठीक है, तो इसके साथ ना एक दूसरा रेक्टेंगल इसी के साथ मैंने बनाया, लाइक दिस। क्या मैं इन दो रेक्टेंगल्स को सिमिलर कहूंगी? यस, नो, बाय यस और बाय नो? हाँ जी, यस क्यों? साइज डिफरेंट, ठीक है, डायमेंशन, हाँ जी, और डिफरेंट डायमेंशन है, ठीक है। देखो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, जब मैंने इस फिगर को, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, जब मैंने इस फिगर को उठाया और इसके ऊपर प्लेस किया तो वो एज टू एज बिल्कुल मैच कर जाए, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्लियरली मुझे दिख रहा है ब्रेथ छोटी हुई है, क्या लेंथ में कोई फर्क आया है? बताओ, ब्रेथ छोटी हुई है ना, लेंथ में कोई फर्क नहीं है, तो ये फिगर्स क्या है, सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इसकी अगर ब्रेथ छोटी हुई तो प्रोपोर्शनेटली लेंथ को छोटा क्यों नहीं किया? मतलब अगर मैंने किसी की पिक्चर क्लिक की, चश्मा उसका उतना ही रहे, फेस छोटा हो जाए, समझ में आया? बात समझ में आई कि अगर मैंने किसी की पिक्चर क्लिक की है, किसी का पोर्ट्रेट लिया है, तो उसके फेस पे मैं कैरिकेचर बना रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल पिक्चर्स। तो मैंने अगर आपकी पिक्चर क्लिक की, मैं कहूँ नहीं तुम्हारी आईज बड़ी बढ़िया है, बाकी फेस छोटा हो जाए, समझ में आई बात? तो वो सिमिलैरिटी नहीं होती। एक्चुअल में सिमिलैरिटी क्या है कि हमने सभी डायमेंशन को प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया। तो अगर अब मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने लिए थे, 1 2 3 4 5, तो लेट मी टेक लाइक दिस। अब कुछ इस तरह से बनाते हैं इसको। अब ये सिमिलर हुआ या नहीं? ठीक है, मैंने लेंथ को भी हाफ किया और ब्रेथ को भी हाफ किया, लेंथ भी हाफ हुई, ब्रेथ भी हाफ हुई, ठीक है। अगर मैं इसको उठाती हूँ और यहाँ प्लेस करती हूँ लाइक दिस, if I pick this up, दिस टेक्नोलॉजी हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, कभी कभी तो बड़े अच्छे से चलता है और कभी कभी अच्छे से नहीं, ये अलग से ही रिकॉग्नाइज कर रहा है इसको, ठीक है। सो इफ आई पिक इट अप लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होता है, और कल अगर मैं इसके साइज को बढ़ाती या कम करती हूँ फॉर दिस, अगर मैंने इस फिगर को सिलेक्ट करके इसको बड़ा या छोटा किया, तो ये क्या होगा, आपस में ये मैच कर जाएंगे, समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, एक ना गेम आता था वो ट्रायंगल्स वाला, एक बड़ा ट्रायंगल कट किया है, छोटा ट्रायंगल कट किया है ना, तो मैंने जब दोनों ट्रायंगल्स को प्लेस किया, तो आफ्टर सम टाइम अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को बड़ा कर देती हूँ, तो इसकी ये साइड इसके साथ मर्ज कर जाएगी, ये वाली साइड इसके साथ मर्ज कर जाएगी, और ये वाली साइड जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, समझ में आ गया? दीज वी से आर सिमिलर, साइज छोटा हुआ है पर प्रोपोर्शनेटली हुआ है, साइज बड़ा हुआ है पर प्रोपोर्शनेटली हुआ है, ठीक है। पहली बात सिमिलर फिगर्स की। अब आते हैं मैथमेटिक्स में, व्हाट आर सिमिलर फिगर्स, लिखो। और सिर्फ आपको सिमिलर फिगर्स में अगर क्वेश्चन आएंगे तो ट्रायंगल्स के ही आएंगे, ठीक है। अब इसकी सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरा फोन है और इसका कवर, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज,
मुझे इस कवर को ना इस फोन में फिट करना है, सिमिलर फिगर्स की बात कर रहे हैं, फोन में फिट करना है, एंड आई एम ट्राइंग लाइक दिस। तो आप मुझे क्या कहोगे मैम? प्रोपोर्शनेटली साइड को लेकर आओ। आप ऐसे कैसे फिट कर रहे हो? और अच्छी बात है, ये पेंसिल बॉक्स लेते हैं एंड आई वांट टू फिट माय पेन इनसाइड। दिस इज अ पेंसिल बॉक्स टू मी। मैं अपने पेन को कोशिश कर रही हूँ ऐसे डाल, डलेगा? तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे मैम? ऐसे सीधा करके डालो, तब आएगा, है ना? तो क्या था, इसका मुंह क्या है? छोटा, और ये पेन इसके मुंह के हिसाब से क्या है? बड़ा। अगर मुझे इसे अंदर लेके जाना है तो मैं क्या करूंगी? उस तरह से एडजस्ट करूंगी कि छोटी वाली साइड इसमें जाए, है ना? इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनेटली। समझ में आई बात की नहीं? दिस वी से इज प्रोपोर्शनल। देयर वाज अ वेरी नाइस वीडियो, मुझे समझ नहीं आता, मैंने सेव भी नहीं किया हुआ। देन दैट्स व्हाई से कि ब्लॉक्स नहीं आते बच्चों के, जिसमें वो स्टार बनी होती है, शेप बनी होती है, बच्चों कहते हैं कि यहाँ पे डालो, और रेक्टेंगल में रेक्टेंगल को डालना है, स्क्वायर में स्क्वायर को, रोम्बस में रोम्बस को, सर्कल में सर्कल को, राइट? So they said that now I understand why this block game was very important because somebody was in the flight. वो ऊपर के फ्लाइट में अपने बैगेजेस, अपने जो हैंड बैगेज होता है आपको उसको रखना होता है, तो उसके पास जो सूटकेस था ना, जो उसका छोटा सा ब्रीफ केस था, वो उसको एडजस्ट कर रहा है, और वो कैसे? वो इस तरह से कर रहा है, इस चीज को पिक कर रहा है और कोशिश कर रहा है वो एंटर कर जाए। So then somebody cropped it out and said कि now I understand why this block game is important. और यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें प्रोपोर्शनेटली सिखाया जाता है कि अगर आपने इस वाली चीज को यहाँ पर एडजस्ट करना है तो आप इसकी विड्थ को विड्थ के साथ लगाओगे, लेंथ को लेंथ के साथ लगाओगे, और इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेटली, और इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली। आप मुझसे बार बार ये ना वर्ड पूछा जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। आपको ना बार बार ये कहा जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है कि नाउ इफ आई वांट टू पुट दिस पेन इनसाइड दिस बॉक्स, और इफ आई वांट टू पुट दिस, तो लंबी चीज, हाँ, इफ आई वांट टू पुट दिस डस्टर इनसाइड दिस बॉक्स, तो मैं ऐसे फिट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। मैं इसकी लंबी साइड के साथ लंबी वाली साइड को एडजस्ट करूंगी, छोटी वाली साइड के साथ छोटी वाली साइड को एडजस्ट करूंगी, देन द थिंग विल फिट। ये नॉर्मल रूल है, और मैथ्स में इसको हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइंस। समझ में आई बात है ना? अब ढक्कन को लगाना है तो हम ऐसे कोशिश नहीं करते कि लग जाए लग जाए, है ना? हम क्या करते हैं? हम साइड के साथ एडजस्ट करते हैं, और इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। बात समझ में आ गया, राइट? और जब हम ट्रायंगल्स को भी सिमिलर कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ही बात कर रहे हैं, राइट? कि एक साइड, कौन सी वाली साइड किसके साथ प्रोपोर्शनल हुई है। So when I talk of corresponding triangles, sorry, similar triangles, देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स, जो ये बात मैं समझा रही हूँ ये प्रैक्टिकली काम आने वाली बहुत सही है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, ये प्रैक्टिकली इसी पर, अगर इसी को समझ लोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और इसके एग्जांपल्स जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो सिमिलर फिगर्स में सबसे पहले तो हम लिखेंगे, आपने समझ ली, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो समझ लिया ना कि लेंथ को छोटा किया है तो विड्थ को भी उतना ही छोटा करो, तभी हम फिगर को सिमिलर मानेंगे, राइट? अब उसके बाद हम और क्या चीज लेते हैं? वी से एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स भी कौन से लेते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, समझ में आया बात? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी से द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलैरिटी समझ में आ गई? तो किसी ने ना, मैंने एक बार ऐसी आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन, तो एक वीडियो आई थी कि जब हमने बड़ा वाला आईफोन लिया, आईफोन प्रो मैक्स लिया और आईफोन प्रो लिया, तो वो भी सिमिलर है। उनकी बस स्क्रीन को छोटा बड़ा किया हुआ है, बाकी फीचर्स के हिसाब से और स्क्रीन साइज के हिसाब से एवरीथिंग इज सेम। बट सिमिलैरिटी में फिर भी नहीं कहूंगी बिकॉज प्रोपोर्शनेटली वो कम हुए हैं नहीं, दैट वी नीड टू चेक। समझ में आ गया इतना? ठीक है, जैसे कि हमने दो एनसीईआरटी बुक्स रख दी, यहाँ पे विदाउट नेम दो एनसीईआरटी बुक रख जाओ, कल आकर झगड़ा करो मैम ये मेरी है ये मेरी है, या ये उसकी वाली है जो उसके हाथ में वो मेरी है, यू नॉट रिजॉल्व इट बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? लेकिन अगर एक ने कवर किया हुआ है दूसरे ने नहीं किया हुआ, देन वी कैन सी देयर इज अ डिफरेंस, या फिर किसी की फोटो स्टैट है तो उसको हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स। समझ में आ गई बात? ध्यान यहाँ पर दो, आप इसमें सच में कह रही हूँ, बंद कर दो।
चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1। खोलो भी अपनी बुक। मेरी पुरानी वाली बुक है, नई वाली बुक है सबके पास? नई वाली है, वेरी गुड। अब मेरी वाली नई वाली कहाँ है? मिलेगी नहीं। देखें भी 6.1 है भी है कि नहीं। सिमिलर फिगर्स में ना पेज 74, अगर नई वाली बुक है तो पेज 74, पुरानी वाली बुक है तो इसका सेकंड पेज, ट्रायंगल चैप्टर का सेकंड पेज, जहाँ पे सिमिलर फिगर्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस चीज को समझ लेना। दिस इज पेज 74 ऑफ योर न्यू बुक, जो अभी लेटेस्ट वाली रिवाइज सिलेबस वाली बुक आई है, इसका पेज 74। दो सर्कल्स रखे हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर या नॉट सिमिलर? सिमिलर। ठीक है, सो एनी टू सर्कल they will always be similar. Any two circles will always be similar because circles में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, वो है रेडियस। तो इनकी रेडियस की रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी। मैं चाहे यहां से रेडियस निकाल लूं, आई टेक एनी रेडियस, इट विल ऑलवेज बी फिक्स रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड दिया हुआ है स्क्वायर। एनी टू स्क्वायर्स विल ऑलवेज बी सिमिलर। कोई भी दो स्क्वायर है बिकॉज उसमें एक ही डायमेंशन होती है, वो है साइड। तो अगर मैंने एक साइड छोटी की है तो सभी साइड, उसको स्क्वायर ही बने रहना है ना, तो सभी साइड छोटी हो जाएंगी। तो इन दो साइड्स की रेशियो जो है वही यहाँ पर आएगी। अगर मैंने इसको 4 सेंटीमीटर लिया है और इसको 3 लिया है तो ये भी 4 होगा और ये भी 3। ऑल साइड्स आर सिमिलर, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, राइट? नाउ वी टॉक ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। लिखो, आपने ये चीजें लिखनी है। figures which are always similar irrespective of dimensions। आप कोई भी डायमेंशन ले लो, दो सर्कल, चाहे रेडियस 100 और 1 ले लो, 20 और 10 ले लो, एनी रेडियस, एनी टू सर्कल्स विद एनी रेडियाई will always be similar। When we talk of two squares, दो डिफरेंट स्क्वायर्स, अलग अलग साइड वाले स्क्वायर है तो एंगल 90 डिग्री है उनका, उनमें जो एंगल बना है वो 90 है, तो एनी टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, देन थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एक की साइड 6 है, एक की साइड 4, हमेशा क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि इनके सभी, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, है ना, कल मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसकी साइड नहीं बता, पर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इसका एंगल बता सकते हो। और यही छोटे वाला भी इक्विलेटरल, इसका एंगल क्या होगा, 60। तो मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए, दोनों इक्विलेटरल है, एक की साइड को लिया है 6 सेंटीमीटर और दूसरे के लिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आर दे सिमिलर? एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे साइड अलग हो चाहे साइड सेम हो, वी ऑलवेज सेम टेक देम एज सिमिलर फिगर। समझ में आ गया? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा सिमिलर रहती हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन, क्योंकि इनमें एक ही डायमेंशन है। सर्कल, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, the three figures are always similar। क्लियर हो गया? बट व्हेन आई टॉक ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। मतलब मैंने कहा कि किसी ने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और कोई इस तरह से कुछ ड्रॉ कर, तो आर दीज एनी टू ट्रायंगल्स ऑलवेज सिमिलर? नो, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो भी मैंने इक्विलेटरल कहा है, तो क्या दो रोम्बस भी हमेशा सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, साइड तो सेम ही है, एक की साइड 4 ले लो, एक की 6 ले लो, क्योंकि रोम्बस का एंगल फिक्स नहीं होता, 60 के साथ भी बन सकता है, 40 के साथ भी बन सकती है, वही सेम डायमेंशन। समझ में आ गया इतना? रोम्बस में एंगल फिक्स नहीं है हर एक फिगर का, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से
मैंने म्यूट किया हुआ है। So we have similar figures, ये टेबल बनाओ, and we have congruent figures. इन दोनों में फर्क क्या है? दो ही चीजें होती है किसी भी फिगर के पास, एंगल और साइज। सिमिलर फिगर्स में एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट में भी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। सिमिलर फिगर में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है? पूरी 9th क्लास बीत गई थी कॉन्ग्रुएंसी करते हुए, है ना? हमारे पास क्या आया था? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC, प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना? और अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो हम उनकी रेशियो लेंगे साइड्स की, कि हमने आधा कर दिया। समझ में आया? जब मैंने ट्रायंगल दूसरे वाला बनाया तो हर एक साइड को हाफ कर दिया, तो इनकी रेशियो फिक्स है कि अगर यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2 हो गया। अगर ये 5 साइड थी तो यहाँ पर क्या आ गई? 2.5। दिस वाज 6, दिस इज 3, सो एवरी साइड हैज बीन हाफ। समझ में आ गई बात? ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स कौन सी होंगी? सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, एनी टू फिगर्स आ जाएंगी। नॉन सिमिलर फिगर में स्केलिन ट्रायंगल्स जो ले लो, या फिर अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, सेम नंबर ऑफ साइड्स है बट दे आर नॉट सिमिलर। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, तो उधर ध्यान दीजिए उसको देखने की जगह। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट whether the following quadrilaterals are similar or not। पहले वाला PQRS क्या है? रोम्बस है। पैरेललोग्राम रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट अदर वन ABCD स्क्वायर। ठीक है ना? इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुई है? हमेशा सभी इक्वल है दोनों फिगर्स की। एक में 3 है, एक में 1.5 है। छोटे वाले की 1.5 है, लेकिन हर एक साइड, तो हर एक साइड को हाफ कर दिया, प्रोपोर्शनल हो गई हर एक साइड। पर क्या एंगल्स इक्वल है? You cannot say about angles the same thing about angles. Angles are not equal, therefore the two figures are not similar. अच्छा, अगर सिमिलर नहीं है तो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर फिगर सिमिलर नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगी ही होगी। समझ में आ गया? तो ये क्या लाइन आएगी? पेज 74, नई वाली बुक में पेज 74 में जहां ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, वहीं पर लिखा हुआ है all congruent figures are similar but similar figures need not be congruent। कॉन्ग्रुएंट वाली फिगर्स सिमिलर होंगी ही होंगी, लेकिन सिमिलर वाली फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। ठीक है, दरवाजा खोल देता है जाने क्या? चलिए जाओ। अब नेक्स्ट अपने पास है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, और उससे पहले हमें करना है थ्योरम 6.1। चलो अब आराम से, आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ एक यही थ्योरम है जो आएगी पेपर में, इसको आराम से अच्छे से करना। इसको रट्टा कैसे मारना है वो भी सिखाऊंगी। ये है थ्योरम 6.1, जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, क्लास में किनके ट्रायंगल शुरू हो चुका है या करवा चुके हैं? कितना समझ में आ रहा है? हाँ, ऑनलाइन है तो वैसे समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? चलो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो, एक ही थ्योरम याद करनी है और इसको याद करने की टेक्निक है। ठीक है, किन किन पॉइंट्स के साथ इसे हम याद करेंगे, राइट? पहले ये थ्योरम है क्या, राइट? एक हमने लास्ट क्लास में याद है की थी मिड पॉइंट थ्योरम।
क्लास 9 में, ठीक है ना। ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। मिड पॉइंट में स्पेसिफाई क्या होता, पॉइंट कहां पर है। दोनों ही थ्योरम ट्रायंगल के बारे में है। मिड पॉइंट में भी ट्रायंगल्स थे और इसमें भी ट्रायंगल्स ही होंगे। मिड पॉइंट में फर्क क्या था, अगर ट्रायंगल एबीसी है तो मैंने उसका मिड पॉइंट लिया था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, तो मिड पॉइंट थ्योरम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहते कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, एनी ट्रायंगल, स्केलीन, इक्विलेटरल, राइट एंगल, टेक एनी ट्रायंगल एबीसी, बनाओ भाई, टेक एनी ट्रायंगल एबीसी, basic proportionality theorem, it will always work on triangles, ठीक है, आपके सिलेबस में वही है। सेकेंड, अगर सिमिलैरिटी भी आएगा ना तो ट्रायंगल्स की ही आएगी। इन अ ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ अ लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कैसे, पैरेलल टू एनी वन साइड, ठीक है। तो जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, दिस इज पैरेलल टू एनी वन साइड, तो मैंने बीसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इनर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लिया, एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एनी वन साइड, सबसे आसान होता है बेस को हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है। विच इंटरसेक्ट, ये पैरेलल लाइन इस दो साइड को इंटरसेक्ट करती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना। अब क्या होता है, कुछ चालू से होते हैं बच्चे, तो क्या कहते हैं, अच्छा ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर, ठीक है, या फिर ऐसे ड्रॉ कर। तो फिर उस चीज को करने के लिए हमने क्या कहा उसको, a line is drawn parallel to any one side to intersect the other two sides in distinct points, दूसरी साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कर दिया तो इससे क्या होगा, समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल लिया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की जो स्टेटमेंट है ना वो भी आती है, स्टेट एंड प्रूव। तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, इन एनी ट्रायंगल, क्या ड्रॉ किया मैंने, लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड, समझ में आई बात। दिस इज स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या देखो, मैंने तुम्हें सच में कहा था कि इस सब चीजों को छोड़ दो, वरना मैंने सच में तुम्हें बाहर निकाल देना। तुम भी सेल्फ स्टडी करो घर बैठ के। हाइट्स ऑफ पेशेंट है, मैं जो समझा रही हूँ कर लो, इसमें मार्क्स आएंगे, चाहिए मार्क्स ही हमें। नॉलेज के लिए तुम नहीं बैठे हो यहाँ पे, बड़ी नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसके लिए तुम बैठे ही हो, लाइफ लेसन आएंगे कोई फ्लो करके तुम्हारे पास, उसके लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हम बैठे हैं मार्क्स पढ़ ले, मार्क्स आ जाए, तो मार्क्स यही आएंगे, पेपर में यही गलतियां करके आते हो, फिर उसके बाद कहते हो मार्क्स नहीं आए। In triangle ABC, in any triangle, a line is drawn parallel to any one side to intersect the other two sides in distinct points. दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दिए तो क्या होता है, it divides the other two sides in the same ratio. थ्योरम को रट्टा मारना है ना, एक बार में याद करोगे पूरी स्टेटमेंट को तो कभी याद नहीं होगी, हमेशा इसे पार्ट्स में याद करना। पेज नंबर 79, राइट द स्टेटमेंट, लिखा नहीं हुआ बुक में आपकी, स्टेटमेंट लिखो। मेरे वाले में नहीं है, हमारे में है, मेरे में लिखी नहीं हुई। चलो है बच्चे, कोई बात नहीं, ये देखो है इसमें, तुम अपना ध्यान दो। इन अ ट्रायंगल, द स्टेटमेंट सेज if a line in a triangle, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। या ये लिख लेना जो मैंने समझाया था वो लिख लेना, मार्क्स मिल जाएंगे जब स्टेटमेंट आएगी लिखने को, और वो 1 मार्क्स की आती है, ठीक है। If a line is drawn parallel to any one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points,
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। समझ में आ गया? अब ये अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ मैथ्स में? इसका मतलब है कि आपने लिखा एडी अपॉन डीबी और वहां पर लिया एई अपॉन ईसी। तो मैं ये क्या ले रही हूँ? रेशियो ले रही हूँ। एडी अपॉन डीबी दो नंबर्स की रेशियो ली, एई अपॉन ईसी दो नंबर्स की रेशियो ली, ये रेशियो आपस में क्या होगी? इक्वल। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? हमने कहा इफ इन अ ट्रायंगल, तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, किसी भी एक साइड को मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ की और इस तरह से की कि वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे, तो उससे क्या होता है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज गिवन, दिस इज टू प्रूव। समझ में आ गया? तो जब भी ये थ्योरम आएगी तो आपने इसमें लिखना है गिवन और टू प्रूव। लिखो, गिवन में हम क्या लिखेंगे? triangle ABC DE is parallel to BC. In triangle ABC DE is parallel to BC। और टू प्रूव में यही चीज लिख देनी है, AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन BC। अब इसको याद कैसे करना है? ठीक है, एक सिस्टम में एक स्टोरी फॉर्म में अगर इसको याद कर लोगे आसान रहेगा। बीच में फिलर्स है, थोड़े बहुत रट्टा मारोगे समझ में आ जाएगा, लिखना था पेपर में चेक कर आना बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ना एक ही ब्रॉडली एक ही टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रूव करने के लिए। इसको कब रब कर रही हूँ मैं ये, ठीक है, और ट्राइंगल भी छोटा ही बनाऊंगा। इसमें ना एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। लिखो, साइड पे लिख दो, जहां पे थ्योरम लिख रहे हो ना साइड पे लिखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। उसका फॉर्मूला लिखो क्या होता है, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें की हाईलाइट रहेगा कि इसको जो प्रूव करना है ना, वो प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक ये चीज है जिसके साथ मैं इस पूरी थ्योरम को प्रूव करूंगी। ठीक है ना? अब इसमें मेरे पास ट्राइंगल तो बन रहे हैं, कितने ट्राइंगल? दो दिख रहे हैं ना? फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन यू स्पॉट इन दिस फिगर? ABC ADE, है ना? तो ट्राइंगल्स को बनाने में ना हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे सो दैट वी गेट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसमें अब कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और मैंने जब कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज होगा तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए। तो इस पॉइंट बी से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी। जो बुक में फिगर दी हुई नंबर दिए हुए ना मैं वही ले रही हूँ। ड्रॉ DM perpendicular to AC, draw EN perpendicular to AC। समझ में आ गया? और फिर क्या करना है? जॉइन BE एंड CD, इन दोनों को ज्वाइन। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो आपकी वाली नोटबुक्स में आप क्या करोगे? इनको डॉटेड लाइंस। कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इन डॉटेड लाइंस। मैंने इनको सॉलिड लाइंस लिया है पर मुझे भी इसे क्या करना है? डॉटेड लाइंस करनी है। समझ में आ गई ये चीज? समझ में आ गया ये? ठीक है ना? तो यहाँ पर हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और दो साइड्स को ज्वाइन कर देंगे। मैंने कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है ना? हमने परपेंडिकुलर कौन सा ट्राइंगल? AD, तो उसी का एरिया पहले लोगे। समझ में आ गई बात में? अब एक चीज याद रखना कि व्हेन वी हैव टू प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना है। तो जो मैंने कंस्ट्रक्शन रखी है थोड़ा बहुत तो याद भी करना होगा ना। तो अब प्रूफ में आते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन को रब कर रही हूँ। प्रूफ में सबसे पहली चीज है कि मुझे जब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कहा है तो परपेंडिकुलर भी ट्राइंगल ADE में ही ड्रॉ किए हैं। तो मैं ट्राइंगल ADE का ही एरिया निकालूंगी। ठीक है, और उससे पहले हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ऊपर लिख देना, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले लिखोगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हाफ, अब देखो बेस है यहाँ पर एई, तो हाइट कौन सी हुई इसमें, डीएम, तो मैं लिख दूंगी हाफ इंटू एई इंटू। अच्छा एई क्यों दिया, हमने तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो दूसरा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, अब परपेंडिकुलर ये वाला बेस एडी परपेंडिकुलर ई एन, पहले इतनी चीज लिखो। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एडीई लिया, दो तरह से लिया क्योंकि दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, दोनों परपेंडिकुलर्स के बेसिस को ले लिया, एक तरफ से एडी एक तरफ से ई एई, ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ में, जो तू प्रूफ करना था ना वो क्या लिखा हुआ था, एडी अपॉन डीबी, और क्या लिया हुआ था, ए अपॉन। इन दो नंबर्स में, इन दो वैल्यूज में दो साइड्स तो अपने पास आ गई, कौन सी, एडी आ गई ना, और साथ में ए भी आ गई। समझ में आ गई बात, दो नंबर्स तो मेरे पास आ गए, कौन सी चाहिए अब, डीबी, और कौन सी चाहिए, इसी, है ना। तो मैं कह रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ही आएगा हमेशा, हर बार हम वो यूज करेंगे। तो अब मैं ऐसा ट्राइंगल लूंगी जिसमें डीबी बेस हो, समझ में आ गया, जिसमें डीबी बेस हो, और ऑल्टीट्यूड कौन सा लें हम, डीएम या फिर ईएम, समझ में आ गया, राइट। तो अब मैं लेती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, अगर मैं बेस डीबी को ले रही हूँ तो ऑल्टीट्यूड जो है वो ई से स्टार्ट होगा, बेस डीबी है तो बेस पर ऑल्टीट्यूड आना चाहिए, वो ऑपोजिट से आएगा, ऑपोजिट कौन सा होगा, ई। मैंने कहा ना जैसे हमने एई को बेस लिया या एडी को बेस लिया, वैसे ही अब मुझे डीबी को बेस लेना है, बात समझ में आई। अगर डीबी को बेस लिया है तो हाइट उसकी ऑपोजिट से आएगी, ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा हुआ उसके, जहां से हाइट आ रही है जो हमने ड्रॉ की थी, ई। सो दैट्स व्हाई वी टुक ट्रायंगल डीबीई, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। समझ में आ गया ये, समझ में आई बात। अब इसी के बेसिस पे बताओ नेक्स्ट वाला ट्रायंगल कौन सा लोगे, इसी तो लेना है मुझे, है ना, इसी तो लेना ही है मुझे। अब जो इसकी हाइट है वो ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से आए जो हमने ड्रॉ की हुई है, तो मैं कौन सा लूंगी, ई सी डी, नाम जैसे मर्जी कर लेना, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो ये जरूरी है। ये चार एरियाज आपने निकालनी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। मैंने कहा था आपके पूरे थ्योरम में सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक यूज होगा, तो आपने वो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास लिख के रख लिया, उसका फॉर्मूला, उसके बेसिस पर चार ट्रायंगल लिए, दो तो हमारे बिल्कुल सीधे से थे एडीई, दो तरह से एरिया निकाल लिया। अब बाकी दो कौन से होंगे, जहां पर डीबी बेस हो, अगर डीबी बेस है तो उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से हमारा परपेंडिकुलर आना चाहिए, सॉरी, और ऐसे अगर इसी बेस है तो ऑपोजिट से हमारा परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो उसके बेसिस पे मैंने ले लिया डीबी और इसी। अब बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। अब हम रेशियो बनाएंगे, है ना, बिकॉज वी टॉकिंग ऑफ ट्रायंगल्स, और यहाँ पर एडी अपॉन डीबी को लेकर आना है, तो ये एडी है और यहाँ पर डीबी है, दिस इज एरिया ट्रायंगल एडी, समझ में आ गया, कहाँ पे, हाँ, तो उसको हम डीबी प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक है। कभी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर है, तो हम कहते हैं कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी था तो जो मैंने ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ये बीसी प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट बी। समझ में आ गया, जरूरी बात ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है,
समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एडी और डीबी से रेशियो बनानी है ना। तो मैं क्या करूंगी, लिखोगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। अब देखो सोच के करने वाली बात है, अगर मैंने डीबी लिखा है नीचे तो एरिया कौन सा लूं, एडी, डीबी के साथ मुझे ऊपर क्या चाहिए, एडी, तो वो वाला एरिया लूंगी जिसमें एडी लिखा हो। समझ में आ गई बात? रेशियो हमने सही से फॉर्म कर दिया ना, 2:2 के हिसाब से। तो एडी और डीबी की रेशियो है, तो एरिया भी एडीई का वो लूंगी जिसमें एडी है, अगर मैंने नीचे लिखा है डीबी को। तो सिमिलरली आई विल टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। ईसीडी का तो एक ही तरह से एरिया है, हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम, लेकिन एडीई का एरिया जो एई के साथ हो, तभी वो ईसी के साथ मैच करेगा। क्लियर हो गया? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई है ना? अब काम इतना है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ये कैसे इक्वल प्रूव होंगे, राइट? हमने रेशियो फॉर्म कर ली, एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन ईसी। इसी तरह से इन दोनों का इक्वल प्रूव करें, तो वो इक्वल कैसे प्रूव होता है, ये चीज ना आपने लास्ट क्लास चैप्टर 9 था आपका, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, वो डिलीट हो चुका था। तो वहां से हम एक चीज उठाते हैं जिसमें आप ये प्रूव करेंगे। वो क्या कहता है, वो थ्योरम या वो चैप्टर में क्या था, कि जब भी हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, राइट, इफ आई टेक दीज टू लाइंस आर पैरेलल, आई टेक दिस बेस पी क्यू, इस बेस पी क्यू के साथ मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ पी क्यू आर, ठीक है, और इसी पी क्यू एंड पॉइंट के साथ मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया पी क्यू एस, ठीक है ना, सेम बेस और विद इन द सेम पैरेलल लाइंस। ट्रायंगल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, मतलब एक वर्टेक्स दूसरे वाली पैरेलल लाइन पर आता है, दो वर्टिसेस एक लाइन पर है, तो तीसरा वर्टेक्स दूसरी पैरेलल लाइन के किसी पॉइंट पर है, ठीक है। इट कुड गो लाइक दिस ऑल्सो। समझ में आ गया इतना? तो इन सभी ट्रायंगल्स में कॉमन क्या होगा, इन सब के पीक्यू तो कॉमन है, लेकिन इन सब की चीजों में, इन सब में जो इनके एरियाज है, दे विल बी इक्वल, ठीक है। जिसे हम लिखते हैं, लिखो यहाँ पर, आप लिखोगे अब नेक्स्ट, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। ये क्लास 9 में डिलीट हो चुका था, तो इसको रट्टा ही मानना पड़ेगा। ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। ऐसा क्यों होता है, एरियाज इक्वल क्यों होंगे? हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है। देखो ये बेस है पी क्यू सबका, यहां से जो हाइट निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दिस इज आल्सो हाइट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड दिस इज आल्सो हाइट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। हमेशा इनकी हाइट भी सेम होगी, बेस भी सेम होगा, तो एरियाज की न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा सेम आएगी। समझ में आ गया इतना? तो जो हमने दो एरियाज लिए थे यहाँ पर, दो ट्राइंगल्स लिए थे, ये वाले, राइट, ट्राइंगल DBE एंड DEC, ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DEC, इन दोनों के बेसिस सेम है, विच इज DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE एंड DC, तो इनके एरियाज भी क्या होंगे, सेम, ठीक है। तो अब हमने जहां पर ये आपने थ्योरम लिखी है ना, ऑन द सेम बेस,
तो यहीं पर आप एक्सटेंड कर देना ट्रायंगल, मतलब थोड़ा सा एडिशन यहीं पे कर दो। 4 बार लाइन क्यों लिखनी है हमने? स्टाइल राइट ट्रायंगल डीबीई, यहाँ पर लिख दूंगी ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल ईसीडी आर ऑन द सेम बेस DE between the same parallel lines DE and BC. Triangles DBE and ECD are on the same base and between same parallel lines. तो ये हैव इक्वल एरिया जहां लिखा था ना, मैं सिर्फ लाइन बता रही हूँ ताकि काम कम हो जाए। Therefore area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD. समझ में आ गया? Triangles DBE and ECD are on the same base and between same parallel lines, same base DE, and between same parallel lines DE and BC. Therefore, area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD. अब कुछ नहीं करना, काम क्या है, इसको नंबर 1 लिखोगे, इसको नंबर 2 लिखोगे और इसको नंबर 3 लिखोगे। समझने की बात है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में दिया हुआ है एडीई और यहाँ दिया हुआ है एडीई। न्यूमरेटर दोनों के सेम है। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है डीबीई और यहाँ लिखा हुआ है ईसीडी, ये भी दोनों सेम नंबर है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपने वहां समझाना नहीं है बैठकर वहां पे कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड सेम है। आपने लिखना है फ्रॉम 1 2 3, from 1 2 and 3 AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proof. तो इसमें जो यूज हुआ है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, चाहे वो सेम एरिया वाला हो, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। द होल थ्योरम यूजेस द कांसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें करना क्या है, ट्रायंगल में पहले ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। समझ में आ गया बात? एडीई में 2 ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए, डीएम और ईएन। इनके एरिया निकाल लिए दो तरह से, एडीई के 2 तरह से एरिया निकाल लिया, विद बेस एडी विद बेस एई। उसके बाद बेस डीबी के साथ मैंने एरिया लिखा डीबीई का, बेस ईसी के साथ एरिया लिखा बीईसी का। सॉरी, समझ में आ गया इतना? राइट, ईसीडी का मैंने एरिया लिख दिया हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। क्योंकि मेरा प्रूफ जो है ना वो रेशो की बात कर रहा है, तो मैंने एडी और डीबी की रेशो ले ली, तो इन दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर दिया और उससे क्या हुआ, राइट हैंड साइड में ये 2 चीजें कैंसिल हो गई। ऐसे ही इसको और इसको because I need to keep AE in the numerator, तो मैंने AD को ही न्यूमरेटर में रखा। समझ में आ गया ना? कॉरेस्पॉन्डिंगली चल रही हूँ, तो उससे क्या हुआ, ये 2 चीजें कैंसिल हो गई। नाउ आई हैव गॉट द रेशियोज, आई हैव टू प्रूव देम इक्वल। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया कि इनके न्यूमरेटर्स तो सेम है, जो मैंने रेशियो फॉर्म की है इनमें न्यूमरेटर्स सेम है। हाउ अबाउट द डिनोमिनेटर्स? तो उसके लिए मैंने यूज किया ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरियाज, और इसकी वजह से मेरी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हो गई है। राइट, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यूक्लिड्स किया था ना, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। लिखते नहीं है लेकिन समझते हैं, दैट्स व्हाई वी प्रूव इट। राइट, हेंस प्रूव। समझ में आ गया इतना? मुझे अटेंडेंस मिल दो फिर जाना, और कल टेस्ट होगा, और सॉरी कल टेस्ट मिल जाएगा तुम्हें, और प्लस कल तक अपना होमवर्क करके आना। कोऑर्डिनेट के 10 क्वेश्चन और एपी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, मतलब बाय दिस वीक एपी शुड बी कंप्लीट बारिंग योर 2 प्रूव वाले क्वेश्चन या फिर आपके स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो मैंने आपको क्लास में यहाँ पे हैंडआउट में दी हुई है। आहिल, लव्या, गौतम, धृति, जसलीन, नव्या, सानवी, बिस्मी, कायशा, शिवेन नहीं आया, दर्पण, कबीर, रियांश, आरुष, आरव, ईशली, सुखमीत, सिमरन, गुरलीन, अनुराग। हाँ जी, आप लोग की फीस भी ड्यू है, ठीक है? तो जाना